नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024-25 की एग्ज़ाम्स हैं उनमें 100% पूछे जाएंगे। मतलब आपकी चाहे चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम हो या फिर सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान जीके आएगा तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए 100% पूछे जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ इनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ठीक है, तो आप बताइए, जैसे एक संत के रूप में थे क्षेत्रपाल जी, या फिर एक ग्राम देवता के रूप में थे, ग्राम अधिकारी के रूप में थे, या उपासक के रूप में थे। तो आप सबको पता है क्षेत्रपाल जी ग्राम देवता के रूप में थे। ठीक है, गांव के देवता क्षेत्रपाल को कहा जाता है। ठीक है, अब क्षेत्रपाल के बाद अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य कितने, बताइए कैसे मनोनीत होते हैं। आप बताइए, राजस्थान में जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो किस तरीके से मनोनीत होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर होगा कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ अपन की पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स ध्यान से देखना, की पॉइंट्स। ठीक है, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो अपन ने देख भी लिया है कि भाई प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका की पॉइंट है कि पंचायत समिति में पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती या मध्य स्तर है। ठीक है, तो पंचायत समिति है ना, उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, यह मुख्य रूप से एक ब्लॉक में पंचायतों की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। ठीक है, ये जो पंचायत समिति है ये मुख्य रूप से एक ब्लॉक में पंचायतों की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है, एक पंचायत समिति में शामिल होंगे कितने सदस्य, बताइए कौन कौन शामिल होंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से, कई क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति में शामिल होंगे। ठीक है, राज्य के सभी सदस्य तथा विधानसभा उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से पंचायत समिति क्षेत्र में शामिल करते हैं। ठीक है, वो भी किस में शामिल होंगे, पंचायत समिति में शामिल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा, पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के अध्यक्ष। ठीक है, पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के अध्यक्ष भी पंचायत समिति में शामिल होंगे। ठीक है, राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार है वो प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, ठीक है, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या निर्धारित करती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे क्षेत्र का एकल सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगी। ठीक है, ताकि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या व्यवहारिक रूप से पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के समान हो। ठीक है, नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो देखना, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या 11,283। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी है, ठीक है, राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें, तो कुल ग्राम पंचायतें कितनी है, 11,283, और कुल जिला परिषद पूछे तो 33। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक है, आप ऐसे आरपीएस में पूछने लगी है एग्जाम, आरएसएसबी और आरपीएस दोनों ऐसी क्वेश्चन पूछने लगी है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। और कुल पंचायत समितियाँ 352 है, अपन बात ही पंचायत समितियों की कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल पंचायत समिति भी याद रखना कितनी है, 352। एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हो आप, यानी जो अदर की पॉइंट्स है वो भी देख लो साथ साथ। राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में हुआ। आपको पूछ ले कि पहला चुनाव पंचायत समिति का पहला चुनाव कब हुआ, तो कब बताएंगे, सितंबर अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 1959 आपका सही उत्तर होगा। देख लो, आपकी एक क्वेश्चन से अपन करीब 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कम से 21 क्वेश्चन है, 21, तो 21 से अपन आपके करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे और की पॉइंट्स के साथ बताए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत ग्राम स्तर पर पहले से मौजूद पंचायतों के साथ पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई। ठीक है, तो अब आपको पूछ ले कि भाई पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना इसी के अंदर, पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना किस अधिनियम के, तो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत। ठीक है,
ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय या फिर 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई, ठीक है, जिसमें जिला स्तर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर था वो था समितियाँ या मध्यवर्ती पंचायत आती थी, उसके अंदर ग्राम स्तर था, उसके अंदर ग्राम पंचायत आती थी, ठीक है। जो 3 स्तर हो गए मुख्य रूप से यहाँ पे कौन कौन से, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, ठीक है। और जिला परिषद आ गई, जिला स्तर में आ गई, ठीक है। ब्लॉक स्तर में आ गई समितियाँ तथा मध्यवर्ती पंचायत, और ग्राम स्तर में आ गई ग्राम पंचायत आपकी, ठीक है। अपन आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की समितियों के लिए गृह मंत्री बिल्कुल होते हैं, विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, आपका जो राज्यपाल है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। तो अब देखो आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में अपन की पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ था, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, आपका क्वेश्चन है, बताओ। तो इसका गठन कब किया गया था, 18 जनवरी 1999, ठीक है। ये याद रखना। एक और क्वेश्चन हो गया आपका, इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लो। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, यह 20 मार्च 2000 को कार्यात्मक हो गया, ठीक है। यानी गठन तो हुआ 18 जनवरी, ध्यान से देखना, गठन हुआ 18 जनवरी 1999 को, लेकिन कार्य कब से शुरू किया गया इसके अंदर, तो 20 मार्च 2000 से इसके अंदर कार्य करना शुरू हो गया, ठीक है। तो कार्यात्मक कब हुआ, 20 मार्च सन 2000 में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले की पॉइंट्स की तरफ। तो इस आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर, ठीक है, न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष, ठीक है, पहली अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन है, न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर। ये भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस आयोग के मुख्य रूप से ऐसे अन्य कार्यों में काम करता है जिन्हें वह मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है। यह जो आयोग है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये क्या है, आयोग मुख्य रूप से ऐसे अन्य कार्यों पर काम करता है जिन्हें वह मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है, ठीक है। यह आयोग यानी मानव के लिए अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है, जिससे मानव के अधिकारों का संरक्षण हो, ठीक है, विकास हो, उनका हनन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है वो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल है, आप ध्यान से देख लो आप, ठीक है, मुख्यमंत्री भी होता है, गृह मंत्री भी होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होता है, ये 4 शामिल होते हैं। राज्यपाल शामिल इनमें नहीं होता, ठीक है, राज्यपाल इनमें शामिल नहीं होता। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है, अर्धशुष्क, उरी मैदान, हाड़ौती पठार या माही बेसिन। तो राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन है वो कहाँ होता है, पूरी मैदानों में होता है। तो चलो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं अपन, ठीक है। की पॉइंट देखो, सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से राजस्थान के हिमिड दक्षिण पूर्वी मैदान या हाड़ौती का पठार जो आप कहते हो, ठीक है, उसमें होती है। कृषि जलवायु क्षेत्र में की जाती है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, को 20वीं सदी में गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपका एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि भाई गोल्डन बीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सोयाबीन को जाना जाता है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगले की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान वार्षिक उत्पादन 6.0 लाख टन यानी 6 लाख टन, ठीक है, सोयाबीन का वार्षिक उत्पादन है राजस्थान में 6 लाख टन होता है। जो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है अपना राजस्थान, जिसमें 6 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है, के साथ क्षेत्र में 7.10 लाख हेक्टेयर 7.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भी देखो, इतने क्षेत्र में हमारे जो सोयाबीन है उसका उत्पादन किया जाता है। और तीसरे स्थान पर भी है, जो मैंने बता दिया, पहले पर मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी और देखो बात करते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य है, ये बात हो गई हमारी। राजस्थान में 12, ये देखो इंपॉर्टेंट लगा लो, राजस्थान में 12 तथा कोटा सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिले हैं। तो सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिले आपको दे दें। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से, तो आपको 2 नाम दे देगा, जैसे कोटा 12 दे दिया, ठीक है,
कोटा 12 दे दिया, 12 झालावाड़ दे दिया, 12 झालावाड़ दे दिया, फिर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा दे दिया। ऐसे आपको 4 पॉइंट ऑप्शन दे देंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, ठीक है, उनमें आप मात खा जाओगे। लेकिन आप ध्यान रखना सोयाबीन में 4 शब्द हैं, सोयाबीन में 4 शब्द हैं, ठीक है। और आपको ऑप्शन में आए तो 4 टोटल शब्द 4 ही होने चाहिए, ठीक है। तो 12 और कोटा दोनों को मिलाएंगे तो 4 ही इनमें शब्द आएंगे, ठीक है। तो 4 शब्द इनमें आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि सोयाबीन नाम लिखते हैं तो अपन ये 4 अंक आते हैं टोटल आते हैं ना, उसी प्रकार ये 12 और कोटा को मिलाएंगे तो भी 4 ही आने चाहिए अक्सर। तो ऐसे मिल कर कर अपन देख लेते हैं कि भाई सोयाबीन ये आपके लिए ट्रिक के रूप में काम करेगी, 12 और कोटा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। सोयाबीन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बीज फलियाँ हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बीज फली किनकी होती है? तो सोयाबीन की होती है। वैश्विक खाद्य तेल का 25% योगदान देता है। सोयाबीन देख लो कितने प्रतिशत तेल का योगदान देता है? 25% तेल का योगदान देता है। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर, चीन चौथे नंबर, फिर भारत। यानी भारत के बारे में पूछ लें अगर आपको, मान लें कि इंडियन जीके में पूछे अगर सोयाबीन कौन से स्थान पर अपना भारत, तो इंडिया अपना 5वें स्थान पर है, ठीक है ना। ये भी चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं। देखो चित्र से समझ लेना आप कि भाई राजस्थान में कौन से ज़िले में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है। देखो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, ये रहा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 60%, भारत के अंदर 60% उत्पादन सोयाबीन का मध्य प्रदेश जिले से होता है, ठीक है। फिर 30% होता है, वो होता है महाराष्ट्र से। फिर राजस्थान से होता है अपना 5%, और 5% बाकी अदर जो ज़िले हैं या सो राज्य हैं उनसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो आप। राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 10, ठीक है। ये भी अपना एक क्वेश्चन बन गया। उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, पहला नाम देख लो आप, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, हाइपर एरिड आंशिक सिंचित क्षेत्र, अंतर्देशीय जल निकासी का संक्रमणकालीन मैदान, लूनी बेसिन का जलोढ़ मैदान, अर्धशुष्क का पूर्वी मैदान, और बाढ़ प्रोन पूर्वी मैदान, उप हामिद दक्षिणी मैदान और अरावली, ह्यूमिड दक्षिणी मैदान और हामिद दक्षिणी पूर्वी मैदान, ठीक है। इनके नाम तो आप ध्यान मत रखना चाहिए, इनका एक तो आप पहले नंबर पे ध्यान रख लेना, इसका उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान वाले का नाम लिखना, ये याद रख लेना। आपकी 10 हैं टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र, 10 हैं, ठीक है। और एक आप इस ह्यूमिड दक्षिणी मैदान और हामिद दक्षिणी पूर्वी मैदान, इन दोनों के नाम ध्यान रखना, ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला लगा है। अब जो करंट में अब लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी SC और ST, आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, SC और ST जो जातियां हैं उनकी जनसंख्या का प्रतिशत अब सरकार पूछने लगी है। पहले तो इतना इन पर कोई गौर नहीं देता था, लेकिन अब पूछने लग गई है, तो ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 13.5%, ठीक है। अनुसूचित जनजाति मतलब होता है अपना जैसे ST वालों का है तो 13.5% है, ठीक है। चलो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो अनुसूचित जाति SC होती है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति ST होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो SC ST जनसंख्या, इन दोनों की जनसंख्या कुल ये देखो इतनी, मतलब कुल जनसंख्या है का अनुपात 17.83 अनुपात है, ठीक है। जिसमें 13.5 उच्चतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं, जिसमें जयपुर है नंबर फर्स्ट पर, जिसमें 10.03 लाख SC ST के परिवार रहते हैं। उदयपुर है जिसमें 15.25 लाख रहते हैं, ठीक है। यानी व्यक्ति रहती है, जनसंख्या निवास करती है। और लेकिन ये जो SC ST के दोनों को मिलाकर ये टोटल पूरे भारत की जनसंख्या है, ठीक है। भारत में SC ST रहते हैं, ठीक है। आप इसे तो कोई पूछा नहीं जाता, इतना गौर मत देना इसके ऊपर, लेकिन आप इसे मत देखना, इन पर ध्यान रखना। 13.5 जो राजस्थान में है, ठीक है, जिसमें जयपुर में है 10.103 लाख और 15.25 लाख उदयपुर में है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो अब आप, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य का लिंगानुपात 943 की तुलना में लगभग 928 है, जो भारत की राष्ट्रीय औसत है। तो भारत का राष्ट्रीय औसत 928 और राजस्थान राज्य का 943, ठीक है। राजस्थान राज्य की साक्षरता दर 66.11%, ठीक है, जिसमें 79.19% पुरुष साक्षर हैं,
ठीक है, और 52.12% महिला साक्षर। आपके देखो 3 क्वेश्चन एक साथ बन गए। 3 क्वेश्चन एक साथ कैसे बन गए, ध्यान से देखना। राजस्थान राज्य की साक्षरता दर कितनी है आपसे पूछा जाए तो 66.11%। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पूछा जाएगा वो है पुरुष साक्षर। राजस्थान में पुरुष साक्षर कितनी है तो 79.19%। और जो नेक्स्ट हो गई महिला साक्षर कितनी है तो 52.12%। तो देखो 3 क्वेश्चन अभी बन गए। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग मील में भी आप ध्यान रखना, लेकिन इसके अलावा अब ये जो पूछा जाने लगा है ज़्यादातर, अब परीक्षाओं में ये पूछा जाने लगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि 200 व्यक्ति जो हैं वो पर किलोमीटर में निवास करते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो वाद्य यंत्रों से आपका क्वेश्चन 100% आता है। एक नहीं दो भी पूछे जाते हैं कई बार, कि अब जो नाक से जो बजाते हैं उनके बारे में अलग पूछा गया, क्योंकि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है नाक से बजाने वालों का। ठीक है, तो अब आप इसका उत्तर देखो पहले। राजस्थान के शास्त्रीय कवि वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किससे है तो सारंगी वाद्य यंत्र से है। ठीक है, रामनारायण तथा सुल्तान खां का। इसके की पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं अपन। अगर कोई भी चीज़ समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना। ठीक है, बाकी हम कोशिश करें कि आपका जो क्वेश्चन है उसके प्रति आपके टोटली डाउट लगभग पूरे हो जाएं। और अगर कोई डाउट रह जाता है या फिर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं सारंगी वादकों की एक प्राथमिक पीढ़ी के उस्तादों में हनुमान प्रसाद मिश्रा, सगीरुद्दीन खान, शाकुर खान, ममन खान, अब्दुल लतीफ़ खान और बुंदू खान शामिल हैं। ठीक है, संगीत वादकों के प्रमुख जो पीढ़ी होती है, प्राथमिक पीढ़ी के उस्ताद हैं, उनमें हनुमान प्रसाद। ठीक है, तो सारंगी वादक, तो उनमें हनुमान प्रसाद तो हो गया पहला, हनुमान प्रसाद मिश्रा। दूसरा सगीरुद्दीन खान, तीसरा शक्कुर खान, चौथा मोहम्मद खान, पांचवा अब्दुल लतीफ़ खान और छठा है बुंदू खान। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक सारंगी एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो सारंगी किस तरीके से होता है, झुके हुए तार की तरह से होता है सारंगी, जिसमें त्वचा से ढका गुंजायमान यंत्र होता है। ठीक है, जो त्वचा से ढका होता है, ठीक है, वो सारंगी होता है आपका। फिर क्लासिक सारंगी को हाथ से बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी के एक ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कोई पूछता नहीं करा, ये आपके कोई नहीं पूछता, इसका छोड़ो, ध्यान में मत रखना। इस वाद्य यंत्र पर बजने वाले 4 तार बकरी की आंत से बने होते हैं। ये विशेष चीज़ से याद ध्यान रखना कि भाई 4 तार बकरी की आंत से, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि बकरी की आंत से बना वाद्य यंत्र तो कौन सा है, सारंगी। ठीक है, और 17 अनुकंपी तार स्टील के बने होते हैं। लेकिन ये बकरी वाला आप इम्पोर्टेंट लेकर लगा लेना भाई, पूछा नहीं जाता है, अभी तक पूछा भी नहीं गया, लेकिन ये आरपीएससी की किताब में है, ये आरबीएससी की किताब में, तो आपको ये पूछ भी सकता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो आप। रुद्रवीणा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से ध्रुपद में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा प्लक्ड स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है। नहीं पूछेगा कोई, आप इसे छोड़ दो। भारतीय संतूर वाद्य यंत्र एक ट्रेपेजॉइड निर्मित हथौड़े वाला डल्सिमर और ईरानी संतूर का एक प्रकार है, ये भी कोई नहीं पूछता है। जल तरंग एक मधुर तबला वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप से प्रेरित है। हाँ, ये याद रख सकते हो आप कि भाई जल तरंग है वो भारतीय उपमहाद्वीप से प्रसिद्ध वाद्य यानी प्रेरित वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगर ये इंडिया में पूछ सकता है आपको, ये राजस्थान में तो ये नहीं पूछेगा, ये राजस्थान में नहीं आएगी, राजस्थान के लिए छोड़ सकते हैं आप। अगर आप इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड में इंडियन जीके है, ठीक है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, 4th ग्रेड में भी है तो आप पढ़ सकते हैं। 3rd ग्रेड में है कि नहीं है, अभी नया सिलेबस मैंने देखा नहीं है हालांकि। ठीक है, तो आप देख सकते हो। बूंदी स्थित रंग महल, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, उससे मिलता जुलता ही नाम है लेकिन ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? बूंदी में स्थित रंग महल, तो रंग महल आप देख लो पहले, तो आपका ये क्वेश्चन बन गया कि रंग महल कहाँ है, तो बूंदी में। ठीक है,
ये नेक्स्ट बात देखो आप, जो रंग महल है बूंदी में वो किसने बनवाया था, तो राव छत्रसाल ने बनवाया था। ठीक है, राव छत्रसाल। कई जगह आपको ये छत्रपाल भी मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, छत्रपाल भी इसका सही कर दोगे आप, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है राव छत्रसाल ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, चलो इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। राव राजा छत्रसाल के बारे में अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यह बूंदी साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था। ठीक है, तो बूंदी में रंग महल भी बनाया था, आपको पता भी चल गया होगा बूंदी साम्राज्य का शासक था। इन्होंने केशव राय पाटन में केशव राय का मंदिर बनवाया था। केशव राय पाटन में केशव राय का मंदिर किसने बनवाया, तो वो भी राव छत्रसाल ने बनवाया था। ठीक है, बूंदी में छत्र महल भी बनवाया गया था। ये आप इम्पोर्टेंट लगाकर पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछा जाने जाता था पहले। इस पर आरपीएससी या आरएसएस भी जो भी है वो पहले इसके ऊपर अधिक जोर देता था, यानी हर एक एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता था कि केशव राय मंदिर कहाँ है। तो ठीक है, वो केशव राय मंदिर केशव राय पाटन में है। ठीक है, जो किसने बनवाया था, छत्रसाल ने बनवाया था। ये पहले आरपीएससी और आरएसएस दोनों पूछते थे। अब इस पर जोर तो नहीं दिया गया, लेकिन आरपीएससी भूलता नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन को रिपीट ज़रूर करता है। कोई एग्ज़ाम में आ सकता है आपकी में, आप इसे ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। शाहजहाँ द्वारा उन्हें मुगल सेना का अभिन्न अंग माना जाता था। किसे, छत्रसाल को। वह 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में अपने हाड़ा राजपूत सैनिकों के प्रमुख के रूप में लड़ते हुए शहीद हो गए। ठीक है, तो छत्रसाल की मृत्यु कब हुई, 1658 में। ठीक है, और किस युद्ध में हुई, तो सामूगढ़ के युद्ध में। ठीक है, और कैसे हुई, तो हाड़ा राजपूत सैनिकों के प्रमुख के रूप में लड़ते हुए शहीद हो गए। ठीक है, तो हाड़ा राजपूत थे, उनके प्रमुख थे राव छत्रसाल। ठीक है, तो ये युद्ध में शहीद हो गए। आप इससे भी क्वेश्चन लगाते हैं, 1658 के अंतर्गत आपका एक और क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो पुराने दिनों में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर लघु चित्रकला कलाकारों का घर और गढ़ था, और स्थानीय राजाओं ने लघु चित्रों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। ये आप देख ही चुके हैं कि रंग महल का निर्माण करवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए, मतलब ये चित्रकला को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने वाले थे। बूंदी के जो शासक थे वो चित्रकला को अत्यधिक महत्व देते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है वो है चित्रों में देवी देवताओं के चित्र, युद्धों के दृश्य और हाथियों और राधा कृष्ण की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाया गया है। तो आपसे पूछ ले कि हाँ, ये आपसे यही पूछ ले कि भाई वह महल जिसके अंदर देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों, हाथियों तथा राधा कृष्ण की विभिन्न गतिविधियों को बनाया गया है। ऐसे न पूछकर आप ये दे दें कि भाई राधा कृष्ण के चित्रों को दर्शाने वाला छत्रसाल का महल कौन सा है, तो रंग महल। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, आपका उत्तर आएगा रंग महल और छत्रसाल। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चित्रा महल चित्रशाला भी है, उसे महाराजा उम्मेद सिंह के आदेश से बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चित्रा महल, ये भी एक महल है जो चित्रशाला भी कहते हैं इसे ही, जिसे महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था, कह सकते हैं आप, आदेश से बनवाया गया कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी, जिसने राजस्थान को उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया। राजस्थान को उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया गया। औद्योगिक नीति की बात हो रही है, कब बनी थी, 1998 में, 1998 में। ठीक है, इसके की पॉइंट्स की अपन चर्चा कर लेते हैं। यह राजस्थान की चौथी औद्योगिक नीति थी। ठीक है, चौथी औद्योगिक नीति राजस्थान में 4 जून 1998 को लागू हुई। अगर आपको डेट ही पूछ ले तो 4 जून 1998। ठीक है, चौथी औद्योगिक नीति राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ठीक है कार्यकाल में लागू की गई थी। तो भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में लागू की गई थी। और भैरव सिंह शेखावत के बारे में आपको मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ। भैरव सिंह शेखावत हैं वो दूसरे उपराष्ट्रपति थे। आप करंट का क्वेश्चन है कि भाई जो आप हमारे धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया चलते शासनकाल में। ठीक है, तो दूसरे जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो राजस्थान उद्योग विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में था। राजस्थान की छठी औद्योगिक नीति राजस्थान के 8 अगस्त 2015 को लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की। तो छठी औद्योगिक नीति राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में की गई थी।
ठीक है, 8 अगस्त 2015 को। वर्तमान में राजस्थान में छठी औद्योगिक नीति ही चल रही है, यानी उसके बाद औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहंदी हसन, प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो प्रसिद्ध जो गायक मेहंदी हसन है उनका जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू जिले में। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं अपन। तो प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहंदी हसन का जन्म पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 18 जुलाई 1927 को हुआ था। झुंझुनू जिले के लूना शेखावाटी मंडावा के पास एक गांव पड़ता है जिसके अंदर हुआ था। ठीक है, वह संगीतकारों के कलावंत कबीले से आने वाले थे और वंशानुगत संगीतकारों की 16वीं पीढ़ी होने का दावा करते थे। नेक्स्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनकी वो बता देता हूँ मैं आपको। मेहंदी हसन को निम्नलिखित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने 1979 में जालंधर भारत के KL सहगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेपाल सरकार ने उन्हें 1983 में गोरखा दक्षिणा बहुत सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान सरकार ने इन्हें प्रदर्शन का गौरव 1985 में, 2010 में हिलाल-ए-इम्तियाज़ू और 2012 में निशान-ए-इम्तियाज़ू के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना किस वर्ष, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना किस वर्ष चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी? ठीक है, तो 2013 के अंदर। ठीक है, चलो इसके कुछ की पॉइंट्स की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 में चरणबद्ध रूप से शुरू की गई। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूद प्रयोगशालाओं और अन्य नैदानिक सुविधाओं को मजबूत करने के और सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी रोगियों को आवश्यक नैदानिक सेवाओं से मुक्त प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। ठीक है, एडिशनल जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसंबर 2015 से शुरू की गई। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि करंट का क्वेश्चन ये करंट का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसंबर 2015 से शुरू की गई थी। कब से शुरू की गई? तो 13 दिसंबर 2015 इसका सही आंसर होगा। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तो 2 अक्टूबर 2011। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, करंट के क्वेश्चन भी हैं साथ साथ। और इस योजना का उद्देश्य देख लो, सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी रोगियों को लाभान्वित करना। ठीक है, इस योजना के तहत चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े अस्पतालों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में आने वाले सभी बाहरी और अंदर भर्ती रोगियों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आता है, आप इसे रट लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण आपका जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलो इसकी भी कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं अपन राजस्थान से सिविल सेवा अपील अधिकरण की। ठीक है, तो जयपुर में स्थित है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1976 में। 1 जुलाई 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो 1976 में इस अधिनियम किस अधिनियम के, अगर ये आपको पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो सेवा मामलों अपील अधिकरण अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के प्रासंगिक मामलों से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णय के लिए की गई थी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसका अगला की पॉइंट। यह आशा की गई थी कि विशेष रूप से सेवा मामलों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना न केवल विभिन्न अदालतों, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों, पदोन्नति आदि के बोझ को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी और इस प्रकार अन्य मामलों से शीघ्रता से निपटने के लिए अधिक समय देगा, लेकिन अधिनियम द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों को उनकी शिकायतों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण और पदोन्नति आदि के संबंध में त्वरित राहत भी प्रदान करेगा। ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अधिनियम में इसके लिए निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए न्यायाधिकरण कठिन प्रयास कर रहा है। ये भी कुछ नहीं आएगा, इसको भी छोड़ सकते हैं आप, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके दरबार में निहाल चंद एक आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो वह कौन सा राजा था जिसके दरबार में निहाल चंद एक आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो वो थे हमारे सावंत सिंह। कौन थे? सावंत सिंह। ठीक है,
फिर अपन इसके की पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। निहाल चंद के शासक सावंत सिंह के समय दरबार में अधिकारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे, ये आपको पता चल गया। ठीक है, निहाल चंद के बारे में कुछ बात कर लेते हैं अब। वे एक चित्रकार थे, ठीक है, जिन्होंने कुछ शानदार राजपूत चित्रों को बनाया था। निहाल चंद ने राजपूत चित्रों को बनाया था। उन्होंने सावंत सिंह के लिए चित्र बनाए और अधिकतर राजा और उनकी स्वामिनी बनी ठनी का कृष्ण और राधा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख लें कि बनी ठनी का कृष्ण और राधा के रूप में चित्रित है, उसे किसने बनवाया था? तो हमारे निहाल चंद ने। ठीक है, ये वल्लभ के कट्टर अनुयायी थे जिन्होंने कृष्ण केंद्रित दर्शन की स्थापना की। तो कृष्ण केंद्रित दर्शन की स्थापना किसने की? तो वो की थी हमारे निहाल चंद ने। ठीक है, तो महाराजा सावंत सिंह के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये किशनगढ़ अजमेर राजस्थान के शासक थे। किशनगढ़ के शासक थे महाराणा सावंत सिंह। उन्हें नगरी दास के रूप में से भी जाना जाता है। वैष्णववाद के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने 75 छोटी बड़ी रचनाओं की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने भी 75 रचनाएं की थी, जिसमें ज्ञान सागर यंत्रालय द्वारा उनकी 73 कृतियों का एक संग्रह नगर समुच्चय के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट की पॉइंट्स की बात करते हैं। उनकी धार्मिक भक्ति और उनके काव्य उपलब्धियां जीवन भर उनका जुनून रही, जिसके कारण उन्हें कृष्ण के युवा काल के स्थान पर किशनगढ़ के बाहर वृंदावन में सेवानिवृत्त होना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। पंचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना होता है? यानी जो खारे पानी की झीलें होती हैं उनमें पंचपदरा झील है, उसमें नमक में सोडियम क्लोराइड की अनुमानित मात्रा या फिर स्तर कितना है? तो वो है 98%। ठीक है, इस पंचपदरा झील में 98% सोडियम क्लोराइड नमक के अंदर पाया ही जाता है। ठीक है, चलो अब इसकी कुछ एडिशनल बातें अपन जान लेते हैं, जो की पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पंचपदरा झील है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। ठीक है, बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, यह नमक की एक झील है और इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% बताई गई है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो राजस्थान की अन्य नमक झीलें, सांबर झील, यह सबसे बड़ी झील भी आपको सबको पता होगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो भी सांबर झील है, जयपुर में स्थित है। यह झील भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करती है। यानी कुल जो भारत का 100% है उनमें से 8.7% तो मात्र और मात्र सांबर झील कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यह रामसर आर्द्रभूमि स्थल के अंतर्गत आती है और लूणकृष्ण झील है एक, और डीडवाना झील है और ताल छापर झील है। ताल छापर के नाम से जाना जाता है इसे, ताल छापर, ये मिसप्रिंट हो गया लेकिन ताल छापर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर अगर आपको पूछा जाए तो वो होगा अपना भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि भाई राजस्थान का मैनचेस्टर इसे क्यों कहा जाता है। तो भीलवाड़ा भारतीय राज्य राजस्थान में वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा है? भीलवाड़ा, इसलिए इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले कि टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन जाना जाता है तो वो भी अपना भीलवाड़ा ही है। ठीक है, मुख्य कपड़ा उत्पादन पतलून में प्रयुक्त सिंथेटिक कृत्रिम कपड़ा है। ठीक है, ये कपड़े की बात होगी, ये कोई पूछा नहीं जाता, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। इसकी शुरुआत उद्योगपति श्री संपतमल लोढ़ा के स्वामित्व वाली मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स नामक कताई और बुनाई कंपनी के साथ की गई, जिसकी शुरुआत 1938 में हो गई थी। इस कंपनी को आप याद रख लेना। चलो इतनी एग्जाम में पूछी तो नहीं जाती लेकिन फिर भी आप इसे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला, ये पूछी जाती है कई बार। लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला 1961 में भीलवाड़ा में सिंथेटिक कृत्रिम वस्त्र के लिए अपनी पहली इकाई शुरू की। इस प्रकार भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको पता लग गया कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो आप, एडिशनल जो अन्य जानकारियाँ होती हैं वो आप देख लो कि भारत में कपड़ा उद्योग के बारे में। भारत में कपड़ा उद्योग परंपरागत रूप से कृषि के बाद एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसने कुशल और अकुशल दोनों तरह से श्रमिकों के लिए भारी रोजगार पैदा किया है। ठीक है, तो पहला हो गया अपना कृषि, फिर दूसरा हो गया ये कपड़ा उद्योग जिसने कुशल और अकुशल दोनों तरह से श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान किए हैं। कपड़ा उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र बन गया है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग ने सकल घरेलू उत्पाद में 2%, निर्यात आय में 12% तथा 2018-19 में कपड़ा और परिधान वैश्विक व्यापार में 5% हिस्सा था।
ठीक है, ये हम अपने कुछ प्रतिशत हैं, इन्हें याद रखने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन क्षेत्र है, जिसमें महाराष्ट्र की कुल 122 मिलों से 63 मिलें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कुल 122 मिलें हैं, उनमें से 63 मुंबई में है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा जो कपड़ा उद्योग के लिए केंद्र माना जाता है। कपड़ा जो आता है वो सबसे ज़्यादा मुंबई से आता है। ठीक है, मुंबई को सही मायने में भारत का कॉटन पोलिस भी कहा जाता है। ये आप ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर पढ़ सकते हैं कि भारत का कॉटन पोलिस किसे कहा जाता है, तो वो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंडिया जीके का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वर्ष अपदस्थ किया गया था? ठीक है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया था? तो वो था 1240 ईस्वी में। ठीक है, अब इसकी कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं अपन। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल की बात करें तो 1236 से 1240 4 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है, 4 साल। और वह गुलाम वंश से थी। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो गुलाम वंश से थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। यानी मध्यकालीन भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कहें तो वो ही रजिया सुल्तान थी। 4 साल शासन किया, पहली और अंतिम भी यही थी। ठीक है, उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। कि भाई अगर आपको पूछा जाए कि रजिया सुल्तान ने घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी किसे नियुक्त किया, तो वो है जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। वह पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की और उनकी मृत्यु 1240 ईस्वी में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं उदयपुर में जिंक लिमिटेड का जिंक प्रगालक कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में जिंक लिमिटेड का जिंक प्रगालक कहाँ स्थित है? तो वो है देबारी में। ठीक है, देबारी। अब इसके बारे में अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं कि हिंदुस्तान जिंक विश्व का सबसे बड़ा और भारत का एकमात्र एकीकृत जिंक लेड सिल्वर उत्पादक है। ठीक है, कंपनी के प्रगालक राजस्थान राज्य के चंदेरिया, दरीबा और देबारी में स्थित हैं। उदयपुर जिले के देबारी में स्थित भारत का सबसे पुराने और जिंक प्रगालक की जस्ता धातु उत्पादन क्षमता 88,000 टन है। ठीक है, ये भारत का एकमात्र और सबसे बड़ा भी है, विश्व का सबसे बड़ा तथा भारत का एकमात्र जिंक हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की तरफ, जिसकी क्षमता तो हो गई 88,000 टन। ठीक है, दरीबा प्रगालक क्षेत्र जो राजसमंद जिले में स्थित है, जिसकी जस्ता की 2,10,000 टन तथा शीशे उत्पादन क्षमता 1,00,000 टन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन की पॉइंट्स की बात करते हैं तो दरीबा प्रगालक क्षेत्र, जिंक प्रगालक क्षेत्र, लेड प्रगालक और 160 मेगावाट के कैप्टिव विद्युत संयंत्र के साथ विशिष्ट रूप से आत्मनिर्भर है, जो सिंधेसर खुर्द माइन तथा राजपुरा दरीबा माइन के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसके लिए? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नीमराणा अलवर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। निम्बेड़ा पत्थर एक चूना पत्थर है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में है। तो निम्बेड़ा पत्थर की बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको किसी भी विषय के बारे में अलग अलग विशिष्ट रूप से इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और सेशन कैसा लगा ये भी बता देना। अगर कोई त्रुटि है या फिर कोई मिसप्रिंट हो गई तो आप मुझे ये भी बता दे सकते हो, और आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिख देना और सेशन को लाइक करके जाना। अगर क्लास अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी तो क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।